हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग बहुत ही चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ उन वाले करंट अफेयर्स में से बनाए गए हैं जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा छाए रहे हैं। ये वो करंट अफेयर्स हैं जहाँ से एग्ज़ामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो वाले करंट अफेयर जिसका कि स्टैटिक पार्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। दोनों ही बच्चे इस वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स तो डिस्कस होते ही हैं, प्लस उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे पॉइंट्स के बारे में पता हो, क्योंकि उस क्वेश्चन के और करंट अफेयर्स के सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर हर क्वेश्चन के डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर कभी मानिए आपने न्यूज़ नहीं भी सुनी तो वो न्यूज़ भी आपकी यहाँ पर कवर करवा दी जाती है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि आप ये वाली सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में इसको बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज़। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है। पहले तो हमें ये नोट करना है कि यहाँ पर पूछा क्या है। तो पूछा यहाँ पर है कि कथन सही है पूछा है, ठीक है। अब देखो, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट कैन गिव पोस्टथमसली, यानी क्या ये मरणोपरांत दिया जा सकता है। चलिए, सेकंड है फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरेट वाज मदर टेरेसा, क्या ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन इन 5 कैटेगरीज, नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और चौथी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी स्टेटमेंट सही है या गलत हैं। अब देखो, पहले तो हम न्यूज़ जान लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम न्यूज़ जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि अभी थोड़े दिनों पहले नोबेल विनिंग ऑथर कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये एक ऑथर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एलिस मुनरो, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है, ठीक। और ये कितने साल की थी, ये थी 92 ईयर्स की। अब इतनी बड़ी हस्ती थी ये कि नोबेल प्राइज़ विनर थी और इनकी डेथ हो गई है। तो अब नोबेल प्राइज़ में से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट है ना कि इट कैन गिव पोस्टथमसली, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कभी भी आफ्टर डेथ नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत होगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन जो है वो नहीं है, यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। चलो, सेकंड क्या है, क्या मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, मदर टेरेसा ही पहली भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कौन सी कैटेगरी में दिया गया था, तो उन्हें दिया गया था पीस की कैटेगरी में दिया गया था। 1979 में उनको ये पुरस्कार जो है ये दिया गया था, इससे सम्मानित किया गया था। अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट क्या आती है। थर्ड आती है कि नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की 5 कैटेगरीज हैं। जी नहीं, नोबेल पुरस्कार की 6 कैटेगरीज होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है, इसकी होती है फिजिक्स, ठीक है। कौन सी है, फिजिक्स है। फिर आती है केमिस्ट्री, फिर एक आती है फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी कहो या फिर कहो मेडिसिन की। फिर एक आती है लिटरेचर, ठीक है। किसकी आती है, लिटरेचर की। फिर आती है पीस की। पीस में किसको दिया गया, जिस कैटेगरी में मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। अब लास्ट की आती है, वो आती है इकोनॉमिक साइंसेस की, ठीक। किसकी आती है, इकोनॉमिक साइंसेस की। अच्छा, अगर लिटरेचर में देखें तो पहले इंडियन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको लिटरेचर में दिया गया था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन से सन में दिया गया था, तो उनको दिया गया था 1913 में दिया गया था। अब ये शुरू कब से हुए थे, तो ये शुरू हुए थे 1901 में शुरू हुए थे ये, ठीक है। किसने शुरू करे थे, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू करे गए थे। उनकी विल से एस्टेब्लिश्ड हुए थे ये। अब ये अल्फ्रेड नोबेल थे कौन, जिन्होंने की डायनामाइट की क्या करी थी, इन्वेंशन करी थी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि इनमें से क्वेश्चन एग्जामिनर अब जो पेपर आने वाले हैं वो इन्हीं वाली खबरों में से ऐसे ही बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बनकर आपके पेपर में आएंगे।
तो हम यहाँ पर वही डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप जो हैं अपने एग्ज़ाम में ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे और इनको बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को कभी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जाने से पहले अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए देखिए यहाँ पर हमारी 2 MCQs की सीरीज़ चल रही हैं। यहाँ पर एक है GS की, ये वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और 8 क्वेश्चंस कहाँ से करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके स्टैटिक पार्ट से करवाए जा रहे हैं। इसी तरह से पॉलिटी की सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखी हैं, उनमें MCQs भी हमने करवा रखे हैं, उनमें 10-10 क्वेश्चन करवा रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स हमने क्लियर करवाए हैं, उनके बेसिक्स बता रखे हैं, उनके रीजंस बता रखे हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पॉलिटी यानी यहाँ पर राज व्यवस्था की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राज व्यवस्था की। ठीक है, अच्छा अब है NCERT की यहाँ पर 2 वीडियोस हैं। एक है डिटेल्ड एनालिसिस, यहाँ पर आपको फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, फुल चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ाया जाता है। 6th और 7th क्लास इन दोनों की जो डिटेल्ड है वो भी पूरा हो चुका है, प्लस MCQs भी पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। और देखो, फुल चैप्टर के बाद जो MCQs बनते हैं वो दूसरी वाली सीरीज़ में करवाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको इन NCERT की जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको NCERT के चैप्टर्स हैं उनके क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं। आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और प्लस ये बिल्कुल फ्री हैं, उनके कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन या फिर चैनल्स पर जाएंगे तो आपसे वहाँ पर फ़ीस ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना भी हर चीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल में आइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट हमारी सीरीज़ है ट्रिक्स की। यहाँ पर 5 MCQs करवाए जाते हैं। ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो पिछले साल आ चुके हैं या फिर और आ सकते हैं, ऐसे वाले MCQs हैं। ठीक है, और यह है करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर पूरे महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको एक मैगज़ीन के रूप में कंपाइल करके 1 लाइनर में यहाँ पढ़ाया जाता है। अप्रैल महीने की जो मैगज़ीन है वो आ चुकी है, उसमें सिर्फ 70 1 लाइनर में पूरा मंथ को कवर करवा दिया गया है। चलो अगली है मेंस टॉपिक्स की। ये उन बच्चों के लिए है जो कि शुरुआत से मेंस को सीरियसली लेते हैं और हर टॉपिक को शुरुआत से ही क्लियर करते हुए चलते हैं, अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। तो बस यहीं पर वही वाले मेंस टॉपिक्स को डिस्कस करा जाता है। ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और कौन से टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, लास्ट में है हमारी चैनल की कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन दिया जाता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। और ये जो हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं ये वही चीज़ है, वही उद्देश्यों को लेकर बनाई गई है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है हर चीज़ की यहीं से कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक है हमारी वीडियोस हैं शॉर्ट्स वीडियोस, वहाँ पर एक फुल कंसेप्ट को लेकर अच्छे से समझाया गया है, आपको पूरा डिटेल वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024। विश्व तपेदिक दिवस 2024 की थीम क्या है। यहाँ क्या पूछा है कि विश्व तपेदिक दिवस की थीम पूछी गई है। अब देखो इसकी थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, क्या ये है यस एवरीवन कैन एंड टीबी या नो वन कैन एंड टीबी, यस वी कैन ट्रीट टीबी। अब बताओ कौन सी है। तो इसका सही आंसर है यस वी कैन एंड टीबी। जी हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो ये न्यूज़ कहाँ से आई, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था जिसमें क्या था, किसके बारे में था, वो था एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, किस चीज़ के बारे में था, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब क्या है जी, जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े वाली टीबी को बोला जाता है पल्मोनरी टीबी। और जो फेफड़ों से हटकर जो बाकी ऑर्गन्स में होती है टीबी, वैसे किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, किसी शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है, तो फेफड़ों से हटकर जब बाकी अंगों में होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कि वो पल्मोनरी से हट के कहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा जगह पर आ गया। ठीक है ना।
तो बस ये वहाँ पर इसी की बात करी गई है। और ये कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे कि ब्रेन में हो जाती है, आइज़ में हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा मुश्किल रहता है, तो बस उसी के यहाँ पर ये बात करी गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब वैसे जो टीबी होती है वो ट्रीटेबल होती है, इसका इलाज है, आपको सबको पता है कि पूरा इसका इलाज है। और हमारे यहाँ पर जो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, इंडिया जो कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे मिशंस चलाए गए हैं। जैसे कि क्या है, एक है हमारा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन सा है? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ये टीबी को ख़त्म करने के लिए है। 2017 से 2025 तक का इसका क्या था, टारगेट था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है निक्षय करके, आपको पता होगा कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि निक्षय पोषण योजना है ना, निक्षय पोषण योजना ये किस चीज़ के लिए है? निक्षय पोषण योजना ये भी टीबी के लिए है। और एक और है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है टीबी हारेगा और देश जीतेगा कैंपेन। आपको पता होगा कि टीबी हारेगा और देश जो है हमारा जीतेगा। अब इस निक्षय वाले में आपको ये भी पता होगा, नॉलेज होगी अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर 500 रुपये दिए जाते हैं हर टीबी पेशेंट को, पर मंथ दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने न्यूट्रिशन को फॉलो कर सके। न्यूट्रिशन मतलब जैसे कि फल फ्रूट खा सके, है ना, दूध दही, इन सब पर वो जो पेशेंट है वो ध्यान दे सके। तो इसीलिए उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इग्नोर ना किया जा सके, तो उसको 500 रुपये हर महीने हमारी सरकार जो है वो देती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया है। और 2024 का जो थीम है, वो थीम क्या है? हमारा थीम है यस वी कैन एंड टीबी। जी हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको पता होगा टीबी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। आपको पता होगा ये वाली बात। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो न्यू टारगेट। इसरो का नया टारगेट, टू टेक फर्स्ट इंडियन टू मून बाय, मतलब इसरो कौन से वर्ष तक चंद्रमा पर, हमारा जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है ना, वो चंद्रमा तक पहला अंतरिक्ष यात्री किस साल तक भेजेगा? अब देखो यहाँ पर हमारा इसरो है वो ह्यूमन को भेजेगा, लेकिन कौन से साल तक भेजेगा? 2040, 46, 45 या फिर 30 तक। तो वो भेजेगा 2040 तक भेजेगा, ठीक है। और 2035 तक क्या था? 2035 तक तो ये था कि भारत का अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही गई है। किसकी? इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही गई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स फर्स्ट रडार सैटेलाइट टू ऑपरेट ऑन डुअल फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी आवृत्ति पर संचालित करने वाला दुनिया का पहला रडार उपग्रह है? अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है, किस चीज़ पर जोर दिया गया है? पहली बात तो यह है कि दुनिया का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला है रडार सैटेलाइट है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो वो निसार है, रीसेट 1, ये रीसेट 2 आएगा, ठीक है, रीसेट 1, रीसेट 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है निसार, ठीक है। अब देखो निसार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी थी उसके अंदर। अब देखो सबसे पहली बात है निसार की फुल फॉर्म क्या है? तो निसार की फुल फॉर्म है कि क्योंकि ये नासा और इसरो, किसने? नासा और इसरो, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है, तो उसकी फुल फॉर्म में भी इन दोनों का ही नाम आ रहा है। निसार का भी आ रहा है और हमारा जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की इसरो, उसका भी आ रहा है। तो नासा, इसरो और फिर आता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो निसार सैटेलाइट है, ये ऐसा सैटेलाइट है जो कि जो हमारा हिमालयाज़ है ना, उसके जो सिस्मिक जोन्स हैं, उसके जो क्या है सिस्मिक जोन का मतलब क्या हुआ कि वो जोन जहाँ पर कि भूकंप आने की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो वो वाले जोन्स को ये मैप कर पाएगा कि किस, कब, कहाँ और किस तरह से जो है वो भूकंप आ सकता है, ठीक है।
तो ये हमारी पृथ्वी पर, हमारी जो अर्थ है उसके सरफेस पर जो भी चेंजेस होंगे, जो कि बदलाव होंगे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और जो नेचुरल हज़ार्ड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और जो हमारे समुद्र हैं उनके अंदर जो ऑयल स्पिल रहता है, ऑयल स्पिल क्या होता है, जो कि जहाज़ों से कभी कभी तेल जो है वो रिस जाता है, तो खूब बड़े बड़े एरियाज़ जो होते हैं वो समुद्र में, उसमें ऑयल फैल जाता है, तेल फैल जाता है ना, तो उन ऑयल स्पिल के बारे में भी पता लगाएगा। और आजकल हम लोग क्लाइमेट चेंज से तो बहुत ज़्यादा जूझ ही रहे हैं, तो उस क्लाइमेट चेंज की भी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। हमारी जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, उसका किस तरह से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए वो बताएगा, ठीक है। और जो हमारा शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, और इकोसिस्टम में क्या डिस्टरबेंस हो रहे हैं, उनके क्या रीज़न है, इन सब की स्टडी करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देगा ऐसी इन्फॉर्मेशन दे करके, ठीक है। तो दोनों हमने पढ़ लिए हैं कि दो एजेंसी यहाँ पे काम कर रही हैं, यूएसए की है और किसकी है, और इंडिया की है। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये इसकी ऑब्जर्वेटरी है। अब दूसरा, अब डुअल, क्योंकि यहाँ पर डुअल फ्रीक्वेंसी की बात करी गई है, तो यहाँ पर डुअल फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, एक है इसकी एल बैंड और दूसरी है एस बैंड, ठीक है। दो बैंड है, दो बैंड पर ये काम करेगा, इसीलिए इसको डुअल फ्रीक्वेंसी वाला दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट जो है वो उसको बोला गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। और देखिए, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज भी करने हैं, सिर्फ नोट करके नहीं छोड़ने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप। निम्नलिखित में से किस लेखक को, कौन से लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, माधव कौशिक को किया गया है, रस्किन बॉन्ड को किया गया है, या फिर के श्रीनिवास राव जी को किया गया है, या फिर डेनियल को। तो किसको किया गया है, तो ये किया गया है रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। तो देखो, अब ये जो रस्किन बॉन्ड है ये एमिनेंट ऑथर हैं जिनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से जो है वो नवाजा गया है। अब ये हैं कहाँ कर, तो ये कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और ये जो दुनिया की जो राइटिंग वाला वर्ड होता है उसमें 50 सालों से अब उन्होंने अपना नाम यहाँ पर स्थापित कर रखा है। अब इनको तो देखो ये मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है उसको ये पता होगा कि आप बच्चों को ये पता है कि साहित्य अकादमिक अवार्ड जो है वो रस्किन बॉन्ड को मिला है, लेकिन ये इनकी जो और सारी बुक्स हैं, जो और सारे नोटेबल वर्क्स हैं, उनके बारे में पूछ सकता है कि और क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो देखो, पहला इन्होंने, एक है इनका जो मशहूर है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक है वंस अपॉन अ मानसून टाइम, ठीक है। एक क्या है, वंस अपॉन अ मानसून टाइम, ठीक है। सेकंड है आपका, अगला है आपका एंग्री रिवर, एक ये वाली इन्होंने लिखी है। फिर लिखी है स्ट्रेंजर इन द नाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना, स्ट्रेंजर इन द नाइट, स्ट्रेंजर इन द नाइट, एक ये लिखी है। फिर एक लिखी है ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा, ये इम्पॉर्टेंट है। गंगा हमारी खुद की रिवर है, देश की बहुत बड़ी वाली रिवर है, तो ये पूछा जा सकता है। अब एक है लियोपार्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल, ये इम्पॉर्टेंट है सारे, तो इसको नोट कर लीजिए। और चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का मतलब क्या है, जिब्राल्टर जल संधि की यहाँ बात करी गई है। ये निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है, क्या ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, या फिर रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ती है, या अटलांटिक ओशियन या फिर मेडिटेरेनियन सी यानी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, या भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका मैप पता होना चाहिए। अब देखिए, उससे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या थी। ये देखो, पहले मैप बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पर न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि हमारा जो शिप है यहाँ से चेन्नई से हमारा शिप जो है वो देखो यहाँ से ऐसे चला था, ठीक है। और उसके अंदर क्या थे, एक्सप्लोसिव्स थे। तो वो शिप कहाँ के लिए जा रहा था, वो शिप जा रहा था
इज़राइल के लिए जा रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर 27 टन एक्सप्लोसिव थे। तो अब यहाँ पर जो है वो स्पेन कंट्री है, तब स्पेन वालों ने हमारा जो शिप है इससे आगे नहीं जाने दिया, ठीक है, इससे आगे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि उन्होंने ये बोला, अब देखिए उन्होंने बोला कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंडिया के शिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी ये नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं ये वॉर को होते हुए, और हम यहाँ पर ऐसा कोई भी सामान यहाँ पर और नहीं जाने देंगे जिससे कि ये वॉर जो है वो बढ़े। और सिर्फ हमारा ही देश का उन्होंने ये शिप नहीं रोका, और भी देशों के शिप्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर रोके हैं। तो देखो खबर ये थी, तो यहाँ पर क्या आ गया, मेडिटेरेनियन सी बीच में आ गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जहाँ पर हमारा शिप जो रोका है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऐसी खबरों में से क्वेश्चन बना देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो वो किस किस को करता है। अब आप बताइए, देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये भूमध्य सागर वाला रीजन है, ठीक है, ये भूमध्य सागर का रीजन है। और जो उसके बाहर का है, जो इधर की तरफ है, तो वो है अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर। तो अब आपको खुद ही पता चल चुका होगा कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट करता है। तो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, किससे करता है, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर न्यूज़ भी जान ली, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि कौन कौन से दो सागर को कनेक्ट करती है, हमने ये भी जान लिया, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स, एक मिनट, सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन द इंडिया। ये देखिए, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इस्पात इंडस्ट्री क्या होती है? इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इस्पात उद्योग। ये ऐसे उद्योग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि इस्पात उद्योग में से जब स्टील इंडस्ट्री चलती है तो उसमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब देखो, इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर सारे ही पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्री में से निकलते हैं, सारे ही निकलते हैं। अब ये न्यूज़ क्या थी इसमें? न्यूज़ ये है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो अभी क्या हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर जो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर स्टील का जो इंपोर्ट उसने करा, इंपोर्ट का मतलब है स्टील का, इस्पात का जो आयात हमारे इंडिया ने करा वो 38% जो है वो बढ़ गया है। तो ये खबर थी। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं आपको हर क्वेश्चन में यही बता रही हूँ कि पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो स्टील के प्रोडक्शन में यानी कि इस्पात के उत्पादन में वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया? प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, सेकंड नंबर पे इंडिया है। और अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बोलूँ तो फर्स्ट नंबर पे देखिए चाइना है। चाइना ज़्यादातर चीज़ों में फर्स्ट नंबर पर ही रहता है। और अगर हमारे जो देश है उसके अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो वो कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है उड़ीसा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है झारखंड और उसके बाद है छत्तीसगढ़। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है, अब उड़ीसा, झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ है, ये इंडस्ट्री भी लाजमी है कि इन्हीं में ज़्यादा होंगी। तो इनमें से कौन सा धुआं, कौन से पोल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक आता है सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, मतलब सल्फ़र के भी ऑक्साइड्स हैं। और फिर एक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर आता है PM 2.5, ठीक है। और बहुत सारा इसके अंदर से क्या निकलता है? वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक। और
बहुत सारा हज़ार्डस वेस्ट जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, इस तरह का उसके अंदर से वेस्ट निकलता है और काफ़ी सारा सॉलिड वेस्ट भी निकलता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आईएएस में पूछा गया था, जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस करा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो आईएएस के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से ही बाकी एग्ज़ाम्स में भी बना दिए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आइबेरियन पेनिसुला फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। आइबेरियन पेनिसुला जो है वो कौन से आइबेरियन प्रायद्वीप की यहाँ बात करी जा रही है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है या एशिया में है। तो किस में है, देखिए इसका आंसर है कि ये यूरोप में पड़ता है। अब फिर से हम लोग कौन सा डायग्राम वो बनाएंगे, मैप देखिए अफ्रीका का ही यहाँ पे बनाएंगे, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आइबेरियन पेनिसुला पूछा है, ये यूरोप में है। तो यूरोप वाला रीजन हमारा कौन सा है, ये वाला रीजन हमारा यूरोप का है। तो यहाँ पर ये स्पेन एक कंट्री है, इधर की तरफ पड़ता है पुर्तगाल, ठीक है। ये स्पेन है, पुर्तगाल है। तो बस इसी रीजन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। अब न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में ये था कि आइबेरियन लिंक्स क्या है, आइबेरियन लिंक्स। अब ये लिंक्स क्या है, लिंक्स एक कैट स्पीशीज़ की बिल्ली जैसी दिखने वाली एक प्रजाति है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन जो है वो 3 सालों में डबल हो गई है, ठीक है। कितने सालों में डबल हो गई है, 3 सालों में डबल हो गई है। और ये IUCN की एंडेंजर कैटेगरी में आती है। अब क्योंकि ये जो बिल्ली टाइप की दिखने वाली जो स्पीशीज़ है ये इस आइबेरियन पेनिनसुला में ही, स्पेशली इस वाले पेनिनसुला में पाई जाती है, इसीलिए हमको आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है स्पेन है, ठीक है, यहाँ पर है पुर्तगाल और यहाँ पर एक है एंडोरा करके कंट्री है, ठीक है। कौन सी है, एंडोरा कंट्री। तो आइबेरियन पेनिनसुला पहली बात तो किस में है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और उस यूरोप के भी कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम पार्ट में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम पार्ट में। और कौन कौन से देश हैं, ये है स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है, एंडोरा है और अभी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा था जिब्राल्टर है। तो ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, ये सारे मिल करके बनाते हैं आइबेरियन पेनिनसुला बनाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट जो कंट्री है जो कि आइबेरियन पेनिनसुला बनाती है वो है स्पेन। क्या है, वो है स्पेन। और स्पेन 79% इसके भाग को बनाती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यूरोप में क्या है, ये साउथ वेस्ट में पड़ता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में ये इसमें पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आप हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें करंट अफेयर्स के MCQs करने हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से ही आपके एग्ज़ाम में MCQs बनकर आते हैं और कोई जरिया एग्ज़ामिनर के पास नहीं होता, यही एक जरिया होता है। इसीलिए इस सीरीज़ को देखिए, बहुत अच्छी सीरीज़ है, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।